हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। और मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे यूपी पुलिस के महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चनों के बारे में जो हर बार कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये वो प्रश्न हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और आज से हम लोगों का रोज़ जो है एक प्रैक्टिस सेट आएगा। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न से। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है। ओईसीडी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले ओईसीडी का मुख्यालय जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म होता क्या है एक्चुअली में। ओईसीडी का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। अब इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय जो है वो स्थित है पेरिस में। कहाँ पर स्थित है, तो इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है। और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 1961 में। ठीक है, इसकी स्थापना की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में स्थित है। ठीक है, पेरिस में स्थित है। और पेरिस जो है वो किसकी राजधानी, तो आप सबको पता होगा कि ये किसकी राजधानी है, तो ये फ्रांस की राजधानी है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें कि ये क्या है, तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसको हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन। यह एक अंतर सरकारी संगठन है। अभी मैंने बताया ये एक अंतर सरकारी संगठन है और इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहाँ से बात करते हैं हम पहले प्रश्न की। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कि पेरिस में इसका मुख्यालय स्थित है। अच्छा, इस प्रश्न के साथ साथ हम लोग मुख्य तथ्य यहाँ पर जानेंगे और इसके आगे क्या क्या हो सकते हैं। अगर ये प्रश्न आया है तो इसमें और भी क्या आ सकते हैं, तो उन के बारे में डिटेल में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो इसके प्रमुख तथ्यों की अगर हम लोग बात करें तो आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, मैंने आपको बता दिया। इसका मुख्यालय पेरिस और पेरिस फ्रांस में स्थित है। अगर आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अब अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन देखते हैं और उसका मुख्यालय देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले डब्ल्यू एच ओ का अगर बात करें तो डब्ल्यू की स्थापना जो है डब्ल्यू की स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, डब्ल्यू की स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 7 अप्रैल को की गई थी। ठीक है, 7 अप्रैल को इसकी स्थापना की गई थी। 7 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो जिनेवा में स्थित है। और जिनेवा कहाँ पर है, तो ये स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, ये स्विट्जरलैंड में। ठीक है, जिनेवा में इसका हेड क्वार्टर है। 7 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अच्छा, अब अगर हम लोग बात करते हैं वेस्ट वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, किसकी, डब्ल्यू बी जो है सेकेंड अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। और इसको बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। क्या बोलते हैं इसको, तो इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। ठीक है, इसको वर्ल्ड बैंक बोलते हैं। और वर्ल्ड बैंक की स्थापना जो है वो हुई थी 1945 में। कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1945 में। कब हुई थी, 1945 में इसकी स्थापना होती है। और इसमें एक एक यहाँ से बोल सकते हैं कि 1944 में, कब, 1944 में एक सम्मेलन होता है जिसे ब्रेटन वुड सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ब्रेटन वुड सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। और ये होता कब है, तो ये होता है 1944 में। ठीक है, इसी सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि हम 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की स्थापना करेंगे, जिनमें से पहला होगा वेस्ट बैंक और दूसरा होगा आईएमएफ। ठीक है, अब इन दोनों का हेड क्वार्टर जो है किसका किसका, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ का, इन दोनों का हेड क्वार्टर जो है वो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और जो वाशिंगटन डीसी है वो किसकी राजधानी है, तो बताओगे यूएसए की राजधानी है। यहाँ पर 2 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का मुख्यालय स्थित है। एक हो जाएगा वर्ल्ड बैंक और दूसरा हो जाएगा आईएमएफ। अब आईएमएफ की भी स्थापना 1944 के ब्रेटन वुड सम्मेलन के तहत की जाती है। और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इन दोनों को जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से, तो जुड़वा बहनों के नाम से भी जाना जाता है। अब अगर हम लोग बात करेंगे एफएओ की। ठीक है, किसकी, एफएओ की, तो एफएओ का फुल फॉर्म होता है फूड एंड एग्रीकल्चर
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका मुख्यालय जो है वो रोम इटली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसका मुख्यालय जो है वो रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में स्थित है। रोम इटली में स्थित है, ठीक है। अब यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी ये आप लोगों को पता है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर फ्रांस पेरिस में स्थित है। अच्छा, इंटरनेशनल कोर्ट जो है ये किसका? यूएन का एक भाग है। यूएनओ का एक भाग है इंटरनेशनल कोर्ट। और इसका जो मुख्यालय है वो द हेग में स्थित है। कहाँ पर? तो द हेग में इसका मुख्यालय स्थित है। अब द हेग कहाँ पर है तो बात करेंगे द हेग की, तो ये नीदरलैंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये नीदरलैंड में लालो स्थित है। कहाँ पर? नीदरलैंड में स्थित है, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक और बचा है एडीबी, ठीक है। एडीबी, एडीबी का फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या होता है? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और स्थापना इसकी 1966 में की जाती है। कब की जाती? 1966 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक है। तो यहाँ से एक बार फिर से तुम लोग देख लीजिए यहाँ पे, तो एक बार फिर से यहाँ हम लोग देख लेते हैं कि डब्ल्यू की स्थापना कब हुई थी? तो 7 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। 7 अप्रैल 1945 को। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इसकी ब्रेटन वुड के तहत इसकी स्थापना 1945 में की जाएगी। एफओ का मुख्यालय कहाँ पर? तो रोम इटली में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? पेरिस फ्रांस में स्थित है। और इसकी स्थापना 1946 में की जाती है। इंटरनेशनल कोर्ट जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो द हेग नीदरलैंड में है। और द हेग को शांति सिटी और न्याय सिटी के नाम से भी जाना जाता है। एडीबी आपको पता है 1966 में इसकी स्थापना होती है। और इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में। कहाँ पर है? मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय स्थित है। और यही मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान भी स्थित है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है, ताकि मैं ऐसे ही प्रश्नों को और अधिक तरीके से और अच्छे तरीके से बना सकूँ, ठीक है। अगर आप लोग मोटिवेट करते हैं तो फिर और मज़ा आता है वीडियो बनाने में, ठीक। तो चलिए प्रमुख अच्छा, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं, क्योंकि दूसरा प्रश्न नंबर लगाने से मैं चूक गया हूँ, इसलिए सॉरी। अब प्रश्न नंबर तीसरा हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तीसरे प्रश्न में अगर हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? अब यहाँ चंद्रमाओं का सीधा सा मतलब है उपग्रह, ठीक है। चंद्रमाओं का सीधा मतलब किससे हो जाएगा? तो यहाँ उपग्रह से हो जाएगा। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं या फिर उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? अब देखो, इस प्रश्न को हम लोग 2 तरह से डिवीज़न कर सकते हैं। सबसे पहला तो हम लोग बात कर सकते हैं कि 2019 के आंकड़ों के तहत, 2019 के आंकड़ों के बाद की अगर हम लोग बात करें तो शनि के पास, ठीक है, शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं। यानी कि शनि के पास सर्वाधिक 82 उपग्रह हो गए, यानी कि शनि के पास 82 उपग्रह हो गए हैं। और इससे पहले जो है वो बृहस्पति के पास सब सर्वाधिक उपग्रह थे। किसके पास? तो इससे पहले बृहस्पति के पास सर्वाधिक उपग्रह थे। और बृहस्पति के पास 79 उपग्रह हैं टोटल। कितने हैं? 79 है। और अब शनि के पास कितने हो गए? शनि के पास है 82। अच्छा, अगर बात करें पृथ्वी के पास कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी के पास केवल 1 उपग्रह है, वो भी चंद्रमा। और अगर मंगल की बात करेंगे तो डायमेस और फेबोस, ये किसके उपग्रह हैं? तो ये है मंगल के उपग्रह, ठीक। अच्छा, अब हम लोग इसके बारे में और क्या है वहाँ पे चर्चा करते हैं प्रमुख तथ्यों में, ठीक है। तो सबसे पहले प्रमुख तथ्यों में देख लेते हैं। वर्तमान में शनि के पास सर्वाधिक उपग्रह हैं, यानी कि चंद्रमा है। 2019 के पहले बृहस्पति के पास टोटल 79 उपग्रह थे, लेकिन वर्तमान में शनि के पास 82 उपग्रह, मैंने बता दिया है आपको। 2019 में कार्नेगी इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस की एक टीम ने 20 नए उपग्रहों की खोज की है। शनि के अब तक 53 उपग्रहों के नाम दिए जा चुके हैं। बाकी जितने उपग्रह बचे हैं उनके अभी नाम नहीं दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट होता है, ठीक है। तो चलिए प्रश्न बात करते हैं चौथे प्रश्न की। तो जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन है आपके पास 4, शरावती नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी या फिर चंबल नदी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शरावती नदी, ठीक है। शरावती नदी जो है वो कर्नाटक में बहती है, ठीक है। शरावती नदी कहाँ पर बहती है? तो ये कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक में एक जिला है जिसको बोलते हैं शिवमोगा जिला। कौन सा जिला? तो ये है शिवमोगा जिला। शिवमोगा जिला कर्नाटक में है। और यहीं पर शरावती नदी में जोग जलप्रपात स्थित है। कौन सा? जोग जलप्रपात स्थित है, ठीक है। जोग जलप्रपात स्थित है। इसे गरसुप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। और
और इसकी जो ऊंचाई है वो 253 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 253 मीटर है। ठीक है, यह भारत का सेकंड सबसे हाईएस्ट जलप्रपात है। ठीक है, भारत का सेकंड सबसे हाईएस्ट जलप्रपात कौन सा है? तो शिवमोगा जलप्रपात, शिवमोगा जिले में जोग जलप्रपात स्थित है, जिसे गरसोप्पा या फिर महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट में। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग यहाँ पर पहला भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात के बारे में अगर बात करें तो उसका नाम है नोह कलिकई। क्या नाम है? उसका नाम है नोह कलिकई। ठीक है, उसका नाम की अगर बात करें तो नोह कलिकई उसका नाम है, नोह कलिकई उसका नाम है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है मेघालय में। कहाँ पर है? तो ये मेघालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मेघालय में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 335 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी? नोह कलिकई की। और ये भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है, और अगर यहीं पर हम लोग विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वो है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। ठीक है, एंजिल जलप्रपात उसका नाम है। और वो कहाँ पर है? तो इसके बारे में हम यहाँ डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर मैंने एक नदी बना दी, इसका नाम है अमेजन नदी। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम है अमेजन नदी। अमेजन की एक सहायक नदी जिसका नाम है ओरिनको नदी। कौन सी है? ओरिनको नदी है। ठीक है, ओरिनको नदी जो है वो किसकी सहायक नदी है? तो ये है अमेजन की। ओरिनको की भी एक सहायक नदी जिसका नाम है चुरुन नदी। क्या नाम है? इसका नाम है चुरुन नदी। और चुरुन की भी एक सहायक नदी जिसका नाम है केरोनी नदी। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है केरोनी नदी। तो सबसे पहले अमेजन नदी, ये दक्षिण अमेरिका की सबसे गहरी नदी है और सबसे लंबी नदी भी है। इसी की एक सहायक नदी ओरिनको नदी, और ओरिनको की एक सहायक नदी है चुरुन नदी, और चुरुन नदी की एक सहायक नदी केरोनी नदी। और यहीं से एक जलप्रपात गिरता है, यानी कि पानी गिरता है, उसे जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है और उसका नाम है एंजिल जलप्रपात। क्या नाम है? एंजिल जलप्रपात। और इसकी ऊंचाई जो है वो 1379 मीटर है। और ये भारत का ही नहीं बल्कि ये पूरे विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसका नाम है एंजिल जलप्रपात। और ये वेनेजुएला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये वेनेजुएला में स्थित है। और वेनेजुएला की अगर राजधानी की हम लोग बात करेंगे तो इसकी राजधानी हो जाएगी कराकस। ठीक है, इसकी राजधानी कराकस हो जाएगी। और वेनेजुएला जो है वो अटलांटिक महासागर से अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। लेकिन उससे पहले प्रमुख तथ्य, जोग जलप्रपात जो है वो शरावती नदी पर स्थित है। शरावती नदी पर स्थित है। ठीक है, शरावती नदी पर स्थित है। अब शरावती नदी में तो स्थित है लेकिन कर्नाटक के शिवमोगा जिले में है, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है। और यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोह कलिकई जलप्रपात है। जलप्रपात जो मेघालय में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 335 मीटर है। ठीक, चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की। प्रश्न नंबर 5वां है, फैजी दरबार में रहते थे। फैजी डैश 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 के दरबार में रहते थे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है बाबर, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं, चौथा है शेरशाह सूरी। अब आपको बताना है ये किसके दरबार में रहते थे। ठीक है, तो जो फैजी हैं, फैजी जो हैं वो अबुल फजल के भाई थे। किसके थे? तो ये अबुल फजल के भाई थे। अबुल फजल के भाई कौन है? तो फैजी हैं। अबुल फजल क्यों प्रसिद्ध हैं? क्योंकि इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अकबरनामा, ठीक है, कौन सी पुस्तक? इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी, इन्होंने अकबरनामा व आईने अकबरी जैसे ग्रंथों की रचना की। ठीक है, और ये किसके दरबार में रहते थे? तो ये अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, अकबर के दरबार में रहते थे। अगर ये अकबर के दरबार में रह रहे तो इनके भाई भी कहाँ? अकबर के दरबार में ही रह रहे होंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे, तो अकबर के दरबार में टोटल 9 रत्न रहते थे। कितने? 9 रत्न रहते थे। अब 9 रत्नों के नाम हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें तो बीरबल, कहते हैं बीरबल जो है 9 रत्नों में सबसे अधिक बुद्धिमान था। अबुल फजल की बात करें तो अकबरनामा व आईने अकबरी ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने की थी। अगर तानसेन की बात करें हम लोग, तानसेन की अगर बात करें तो तानसेन जो था ये मध्य प्रदेश के ग्वालियर का रहने वाला था। और मध्य प्रदेश में एक पुरस्कार भी दिया जाता है जिसे तानसेन पुरस्कार के नाम से जानते हैं। अब्दुल रहीम खाने खाना की खासियत के बारे में बात करें तो ये जो है ये बैरम खां के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो ये बैरम खां के पुत्र थे। बैरम खां कौन था? तो बैरम खां जो था वो अकबर का संरक्षक था। किसका संरक्षक था? अकबर का संरक्षक था। कौन? बैरम खां। और पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है बैरम खां वर्सेस हेमू के बीच में ही होता है।
अच्छा, मानसिंह की बात करें तो मानसिंह जो है ये अकबर का दोस्त था। राजा टोडरमल की बात करें तो ये भी नवरत्नों में शामिल थे। फैजी मैंने आपको बताया अभी कि ये जो है अबुल फजल के भाई थे, और फैजी जो है अबुल फजल के भाई थे, ठीक है, फैजी अबुल फजल के भाई थे। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा और हमीम हुमाम। इसके बाद लास्ट में एक और नाम बचेगा, उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो है बीरबल, ठीक है। बीरबल जो है ये सबसे नौ रत्नों में सबसे अधिक बुद्धिमान बीरबल को माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 रत्नों के नाम लिखे हुए टोटल, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 6 की बात करें हम लोग, तो चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था, ठीक है। तो चंपारण सत्याग्रह निम्न में से किस वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से आप लोग पढ़िए क्वेश्चन और जवाब दीजिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 1917, बी है 1942, सी है 1930 और डी है 1920 में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917 में। तो चंपारण सत्याग्रह की अगर हम लोग बात करेंगे तो चंपारण जो है वो एक जगह है बिहार में। यहाँ पर क्या हो रहा था कि अंग्रेजों के द्वारा बिहार के किसानों में करों की दरों को बढ़ा दिया गया था, और बिहार के किसानों से जबरन नील की खेती करवाई जा रही थी, जबकि वहाँ पर नील की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी नहीं पाई जाती थी, लेकिन फिर भी वहाँ पर नील की खेती करवाई जा रही थी। और इस घटना को देखते हुए महात्मा गांधी को बुलाया जाता है और इनसे कहा जाता है आप इस सत्याग्रह को संभालिए। तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया, और यह सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, ठीक है। महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह था, कौन सा, तो यह चंपारण, ठीक है। इसके बाद 1942 में ऑप्शन की बात करें तो ये यहाँ पर शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। कौन सा आंदोलन, तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, जिसमें महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। लेकिन अगर एक्चुअली में बात करें तो ये आंदोलन जो था वो नेतृत्व विहीन था, ठीक है, नेतृत्व विहीन था, क्योंकि 8 अगस्त को, जब 8 अगस्त 1942 को उसको शुरू किया गया था, तो उसी रात में सारे बड़े बड़े नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया था, और महात्मा गांधी इस बात को जानते थे, तभी उन्होंने कह दिया था कि इस आंदोलन में सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और यहाँ पर जो हर व्यक्ति होगा वो अपना नेता होगा। इसलिए इस आंदोलन को या फिर इस सत्याग्रह को हम लोग कह सकते हैं कि नेतृत्वहीन नहीं था। लेकिन हाँ, इसमें एक ये रियलिटी भी थी कि इसमें कोई बड़ा नेता उस समय नहीं था। 1930 की अगर बात करें तो यहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया 1930 में, और इसका मुख्य उद्देश्य था कि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। यहीं पर 12 मार्च से, कब से, 12 मार्च से 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा चलाई गई थी 1930 ईस्वी में, ठीक। 1920 में आप सबको पता है यहाँ असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में। कौन सा आंदोलन, तो असहयोग आंदोलन, ठीक है। असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था 1920 में, और इसको बंद किया गया 1920 में, ठीक है। 1920 में क्यों बंद किया गया, क्योंकि 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी 1922 को एक घटना होती है, इस चौरा चौरी के नाम से जानते हैं, और इस घटना से आहत होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था, ठीक। तो अब चलते हैं इसके एक्सप्लेन के बारे में। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था, तो चंपारण था, जिसे 1917 में शुरू किया गया था। चंपारण बिहार में स्थित है तथा अंग्रेजों द्वारा चंपारण के किसानों से जबरन नील की खेती कराई जा रही थी। दूसरे पॉइंट में अगर बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह था, और इसे कब चलाया गया था, तो आपको पता है इसे चलाया गया था 1917 में। कब चलाया गया था, 1917 में। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में चलाया गया था, और अहमदाबाद मिल मजदूर चलाया गया 1919 में, ठीक है। और ये सब के सब किसके द्वारा चलाए जा रहे थे, सबके सब महात्मा गांधी के द्वारा चलाए जा रहे थे। असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू किया जाता है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। इसके बाद लास्ट में सबसे आंदोलन चलाया गया 1942 में, और यहीं पर महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। अब चलते हैं कुछ और जानने से पहले हम लोग प्रश्न नंबर 8 करते हैं, ठीक है। देखो इसमें साइंस का प्रश्न है, ये फिजिक्स का, जिसमें भौतिक विज्ञान से मैंने ये प्रश्न लिया है, और ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो इसमें देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल लगाने से या 3 सेकंड में 6 मीटर सेकंड से 18 मीटर सेकंड तक त्वरित होती है। बल, यहाँ पे बाल नहीं, यहाँ पे बल होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिए बल, ठीक है। यहाँ पे फोर्स, बल का परिमाण ज्ञात, बल का परिणाम
परिमाण यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो बल का परिमाण ज्ञात करें किसमें, न्यूटन में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक फार्मूला आपको पता होगा कि त्वरण, ठीक है। तो ए बराबर क्या होता है, v माइनस यू अपान टी, ठीक है। ए बराबर v माइनस यू अपान टी, यानी कि त्वरण किसे कहते हैं तो आपको पता होना चाहिए, वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। और यहाँ पे वेग परिवर्तन का मतलब होता है v माइनस यू, v का यहाँ v का मतलब है अंतिम वेग और u का मतलब है प्रारंभिक वेग, और t आपको पता है कि t क्या है यहाँ पर, तो t है समय। अच्छा, v की जगह हम लोग अंतिम वेग रखेंगे, अंतिम वेग का मतलब 18 मीटर, त्वरित होकर 18 मीटर तक त्वरित होती है ना, तो 18 मीटर माइनस प्रारंभिक वेग कितना यहाँ पे 6 मीटर है, और बटे समय कितना है 3 है, ठीक है। तो 18 में से 6 गए तो 12 बचे, और 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो त्वरण कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे 6 किलोग्राम द्रव्यमान की, यानी कि यहाँ पर m बराबर दिया है, क्या दिया है, m बराबर 6 kg दिया हुआ है, ठीक है। m बराबर 6 kg दिया है, तो यहाँ पे a की वैल्यू निकल आई, a यहाँ पे निकल आया, m की वैल्यू दी है, तो अब सीधा सा हम लोग फार्मूला लगा लेंगे फोर्स निकालने के लिए, F बराबर ma। F बराबर ma निकालने से पहले हम लोग क्या करेंगे, m की वैल्यू रख लेंगे 6 और a की वैल्यू कितनी 4, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो F बराबर हो जाएगा 24 न्यूटन, ठीक है। F बराबर कितना हो गया, 24 न्यूटन। इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी सही है, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, 6 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल लगाने से या 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 18 मीटर प्रति सेकंड तक त्वरित होती है, तो बल का परिमाण ज्ञात कीजिए न्यूटन में। तो सबसे पहले हमको पता है कि द्रव्यमान दिया हुआ है, ए निकालना है हमें, तो त्वरण निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 वेग दिए हुए, तो अंतिम वेग को प्रारंभिक वेग से घटा के समय से भाग कर देंगे तो त्वरण निकल आएगा, और त्वरण निकलेगा हमारा 4, तो F बराबर ma के फार्मूले से लगा देंगे हम, तो यहाँ से निकल आएगा 24 न्यूटन, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आज का नवा प्रश्न, पृथ्वी की सतह के प्रतिशत पर भाग होता है, ठीक है, भाग पर जल है। तो आपको पता है ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है, क्योंकि 71% जो होता है वो जल होता है, ठीक है। 71% जल है, और बचा जो 29% है, इसमें जो है वो द्वीप भी शामिल होंगे, प्लस महाद्वीप भी शामिल होंगे, ठीक है। द्वीप और महाद्वीप कितने में, 29% में। अच्छा, जो जल है, अगर जल को हम 100% मान लें, जल को अगर हम 100% मान लें, तो 96.5% जो जल है, कितना, 96.5% जल है, ये कैसा जल है, तो ये खारा जल है, यानी कि समुद्र वाला जल है। कैसा है, खारा जल है। तो यहाँ पे जो बचेगा तुम्हारा 3.5% जल है, यही मात्र ताज़ा जल है, यानी कि इसी जल को हम लोग पी सकते हैं, और यही जल जो है झील या फिर हिमनदों से मिलता है। कहाँ से, या तो झील में या तो हिमनदों से। 3.5% जल ही पीने योग्य है, और कितना पीने योग्य नहीं है, तो 96.5%। और अगर एक क्वेश्चन ये पूछे कि पूरी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत जल पाया जाता है, तो 71%। कहीं कहीं पर ये आंकड़ा क्या हो जाएगा, 75% भी दिया होगा, लेकिन वो गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन कितना है, 71%, और 71% ही रियल में है, ठीक है। तो चलते हैं, अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर इसमें कुछ दिया हो तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले प्रमुख तथ्यों में देख लेते हैं हम लोग कि पानी पृथ्वी की सतह का लगभग 71% है, बाकी 29% में द्वीप और महाद्वीप फैले हुए हैं। इसी की वजह से पृथ्वी को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। पृथ्वी के सभी जल का 96.5% महासागरों के भीतर नमक के पानी के रूप में विद्यमान है, जबकि 3.5 ताज़ा पानी के रूप में जमे हुए हिमनदों में मिलता है, झीलों में या फिर जमे हुए हिमनदों में मिलता है। यहाँ पे झीलों लिखा हुआ है, आप लोग झीलों कर देना यहाँ पे, ठीक। अब चलते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, आज का 10वां प्रश्न है, और इसी प्रश्न के साथ हम लोग आज के मॉक टेस्ट को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये बहुत ही नॉर्मल प्रश्न है। इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। अच्छा, इसकी स्थापना की कब गई थी, तो ये जल्दी से बता दीजिए आप लोग, इसकी स्थापना कब की गई थी, ठीक है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, इसके बारे में अगर जानना है तो आपको राजा राम मोहन राय के बारे में डिटेल से जानना पड़ेगा, लेकिन डिटेल में जानने से पहले हम लोग सीधा ब्रह्म समाज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है।
तो ब्रह्म समाज की एक्चुअली में इसकी जो स्थापना है वो 1828 में की गई थी। कब की गई थी? 1828 में की गई थी। लेकिन तब इसका नाम जो था वो ब्रह्म सभा था। क्या नाम था इसका? तब इसका नाम था ब्रह्म सभा। लेकिन इसी का 1830 में नाम बदल दिया गया। कब? 1830 में इसका नाम बदल के ब्रह्म समाज कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? तो इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया। कब? 1830 ईस्वी में कर दिया गया। ठीक है। राजा राम मोहन राय जो थे, इनके द्वारा 1815 में, कब? 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी और 1816 में वेदांत सोसाइटी की भी इन्होंने स्थापना की थी। इसके बाद 1829 के बाद अगर हम लोग चलेंगे 1829 में, 1828 के बाद 1829 में, तो 1829 में इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक के साथ मिल करके भारत से सती प्रथा का अंत कर दिया था। तो इसके बाद यहाँ पे लिखे हुए प्रमुख तथ्यों को बस यहाँ पे पढ़ते हैं और आपको आज का प्रश्न यहाँ पे खत्म करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, लिखा हुआ है राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, जिसका 1830 में नाम बदलकर ब्रह्म समाज कर दिया गया। 1815 में राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई। 1816 ईस्वी में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की गई राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद 1820 में राजा राम मोहन राय के द्वारा परसेप्ट्स ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी गई। इस पुस्तक में ईसाई धर्म की कुरीतियों को उजागर किया गया था। इसके बाद 1829 में राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत कर दिया गया और 1830 ईस्वी में, कब? 1833 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। कहाँ पर? तो इंग्लैंड में। और कहते हैं इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में ईसाई धर्म को अपना लिया था। हालांकि ये बात कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक नहीं सत्य है, ये मैं क्लियर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन बहुत सारी बुकों में लिखा हुआ है कि इन्होंने अपने अंतिम दिनों में ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था, क्योंकि ये इंग्लैंड गए थे और वहीं से आए नहीं थे। ठीक है, इनकी समाधि जो है वो भी इंग्लैंड में ही बनी हुई। ठीक है, तो चलते हैं। इस प्रश्न को हम नेक्स्ट दिन, आपके लिए होमवर्क है कि किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस प्रश्न को मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। मैं ये तो बता रहा हूँ कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिनेमा, लेकिन इसके बारे में विस्तार से आपको लिखना है। ठीक है, विस्तार से आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, लिखना है और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीजिए। ठीक है, जितना हो सके उतना लिखिए इसमें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट दिन। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट दिन, यानी कि कल। तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत ज़्यादा आपके पास 1 महीना यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो आप लोग रोज़ मेरे चैनल पे आइए और मैं रोज़ वीडियो आपको दूंगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़िए। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।